आज मैं तुम्हें मुकम्मल मर्द बना कर रहूंगी। मेरा जवाब सुने बगैर उसने बलौर के पैमानों में बर्फ के डले डाल दिए। वो पैग खाली करते हुए 4 कुर्सियों वाली मुख्तसर सी मेज पर खाना सजाया गया। हम दोनों ने मेज पर आमने सामने बैठकर मीठी मीठी बातें करते हुए वो पैग खाली किए। फिर वाइन की बोतलों के कार खोलकर खाने का आगाज कर दिया। अस्कार्ज के तेज पैग ने मेरी भूख चमकाने के साथ ही चाकू चबंद कर दिया था। रही सही कसर खाने के साथ ली जाने वाली फ्रांसीसी वाइन ने पूरी कर दी। गीता ने मेज साफ करने के बहाने एक मर्तबा फिर नीचे रुकने की कोशिश की, मगर मैंने उसका पीछा न छोड़ा। मैं उस पर यह जाहिर कर रहा था कि खाने से पहले ज्यादा अस्काच लेने के बायस मैं उस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो चुका था। मुझे साई की तरह अपने सर पर मुसल्लत पाकर वो कुछ झिलाई हुई नजर आने लगी। वो शायद मेरी चालाकी को नहीं भांप सकी थी, मगर मैं उसके इरादों से किसी हद तक वाकिफ हो चुका था और गैर ज़रूरी तौर पर खुद को इधर उधर मसरूफ रखते हुए वो एक बार किचन के भी दरवाजे तक गई। हज़मी कुफल खोलकर उसने ऊपर का बोलट गिरा। दरवाजा खोलकर चंद सानियों तक बाहर झांकती रही। मैंने देखा कि उधर कोई कली वगैरह नहीं थी, बल्कि बाड़ में घिरी हुई खाली जगह थी जिस पर जरूरत के मुताबिक किचन गार्डन बनाया जा सकता था। आखिर वो दरवाजा बंद करके लौट आई। इस बार उसने ऊपर का बोलट नहीं लगाया था। जो ही वो किचन पर आखिरी नजर डालकर वापसी के इरादे से मुड़ी, मैंने इसरारी लहजा में कहा, ओहो, तुम दरवाजे का बोलट लगाना भूल गई हो। ये कहकर मैं रजाकाराना तौर पर आगे बढ़ा और वकार खैर अंजाम देकर उसके पीछे लौटा। दोबारा ऊपर पहुंचने तक गीता की कुछ दिली कापूर हो चुकी थी और उसकी पेशानी पर चंद शिकने नमूदार हो चुकी थी। तुम बहुत बदजोक आदमी हो, उसने खड़े खड़े कहा। जब से यहाँ आए हो मेरी सुपुर्दगी का मजाक उड़ा रहे हो। पहले औरत की रफाकत के लिए मरे जा रहे थे, अब मुझसे यूं दूर दूर हो जैसे मुझे छूत की कोई बीमारी हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? औरत का ख्याल आते ही एड्स की दहशत से मेरे जज्बात दर्द हो जाते हैं। मैंने मुर्जा सी आवाज में कहा, यह मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है जिसके आगे मैं बेबस हूँ। तो तुम्हारी दानिश में मैं एड्स की मरीजा हूँ? वो पहली बार मेरे ऊपर हो रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे जहन की एक गिरा है। औरत और एड्स है, तुम बताओ मैं क्या करूँ? इसी तरह मैं भी मर्द और एड्स के बारे में सोच सकती थी। अपना नर्म और मेहरबान रूप भूलकर वो रवायती औरत की तरह तल्ख कलामी पर उतर आई। बिल्कुल सोच सकती थी। गनीमत है कि तुम इस मर्ज से महफूज हो। अगर तुम नफ्सियाती मरीज हो तो तुम पर वक्त बर्बाद करना बेसूद है। तुम अपने हिस्से की अयाशी कर चुके हो। थोड़ी देर के लिए सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में आराम करूंगी। शाम की चाय पीकर तुम रुखसत हो जाना। इतने बेजार हो गई हो तो मैं इसी वक्त वापस लौट जाता हूँ। मैंने पेशकश की। नहीं, मेरे तवक्का के मुताबिक उसने सख्ती से कहा, मैं बाहर से तुम्हारा दरवाजा बोलट कर दूंगी। इस वक्त तुम नशे में हो, तो अगर उठोगे तो नशा हिरन हो जाएगा। इस वक्त चले जाना। मेरे निगरानी से गुलू खुलासी की कोई राह न पाकर वो मुझे कमरे में कैद करने पर तुल गई थी। मैं एक झटके से अपने कदमों पर खड़ा हो गया, मगर मैं इसी वक्त चाहूंगा। तुम्हारा लबो लहजा सर्द और सख्त होता जा रहा है। मेरे लिए किसी औरत का यह रवैया बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। यह कहकर मैंने पहला कदम उठाया ही था कि गीता ने यखलक से अपने ब्लाउज से छोटे बोर का एक स्याह रिवॉल्वर निकाल कर मुझ पर तान दिया। तुमने एक कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी, उसने दुरुस्ती से कहा। वो धमकी देते हुए उसकी स्याह आंखों में मौत के स्तर से लहर उतर आई थी। जब वो मेरी जामा तलाशी ले रही थी तो मैंने भी जस्ता जस्ता मकामात पर उसे टटोला था। इस वक्त वो गैर मुसल्ला थी। पता नहीं उसने मेरी बेखबरी में कब और कहां से वो रिवॉल्वर निकाल कर अपने ब्लाउज में उड़स लिया था, जो इस वक्त मेरे लिए खतरा बन गया था। तुम स्टेट के एक जिम्मेदार अफसर से तसादुम मोल रही हो। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इस जसारत की सजा क्या हो सकती है? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे तुम्हारे इस दावे पर शुबा है। जब तक तुम अपनी शिनाख्त नहीं करवाते यहां से जा नहीं सकोगे। ओह, तो अब तुम मुझे अब से बेचा में रखोगे? मैंने तमस्खराना लहजा में कहा, यह आज तक नहीं हुआ कि हमारा कोई आदमी हमारी बेखबरी में यहाँ आया हो। अगर तुम झूठे हो तो तुम्हें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम एक लम्हे के लिए भी मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे यहाँ नहीं रोक सकती। मैंने धमकी दी। कदम हिलाते ही तुम कोई कारी जख्म खाओगे? कोशिश करके देख लो। मैं भी शोर मचाकर तुम्हारे सारे पड़ोसियों को यहाँ जमा कर लूंगा। ये कोशिश भी करके देख लो। सब जानते हैं कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मुजरमाना हमले के इरादे से घर में घुसकर किसी औरत से दस्तराजी यहाँ एक संगीन जुर्म है। अपनी मुदाफत में मैं तुम्हें हलाक भी कर दूं तो कानून मुझे माफ कर देगा। मैं खामोशी से उसे घूरता रहा। उसने मेरे साथ महाजराही शुरू करने से पहले इन तमाम इम्कानात पर अच्छी तरह गौर कर लिया था। अपनी दानिश में वो मुझे चूहेदान में फांस चुकी थी और खिड़कियों का रुख भी न करना। मैंने इस मामले में अंग्रेज की रवायत से इनराफ करके शीशों का हुस्न तबाह किया है और हर खिड़की पर मजबूत आयनिंग ग्रिल लगवाई है। अब अपने होटल का पता बताओ ताकि हमारा कोई आदमी वहां जाकर सामान की तलाशी के साथ तुम्हारे बयान की तस्दीक कर सके। अपने किसी बड़े को बुलाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मैंने बरहमी से कहा, तो मुझे एक सोची समझी साजिश के तहत घेर कर यहाँ लाई हो। मैं ब्लैकमेल होने वालों में से नहीं हूँ। मेरी बात पूरी होती वो जवाब देने के बजाय फुर्ती से बाहर निकल गई
और उसने फौरन ही पट बंद करके बाहर से बुलेट कर दिया। फिर सीने पर उसके कदमों की आवाज दूर होती चली गई। खेल खेल में बात बिगड़कर उस मरहले पर पहुंच गई थी जहां तक मैंने पहले ही सोच लिया था। इस वक्त मेरे खिलाफ सबसे बड़ा नुक्ता यह था कि मैं गीता के घर बल्कि जाती ख्वाबगाह में मौजूद थी। मेरी कमजोरी उसे मेरे खिलाफ हर मुमकिन हिफाजती कार्रवाई का इख्तियार दे रही थी। मैंने गैर इरादी तौर पर अपने मोजे में फंसा हुआ कातिल खंजर निकाल लिया और उसकी ब्लेड से ज्यादा बारीक धारों पर उंगलियां फेरने लगा। आने वाले खतरात के बारे में सोचने लगा। यूं ही मेरी निगाह फोन पर पड़ी, मैं उसकी तरफ लपका। इस साढ़े वक्त में मेरे पास अपने होटल के मैनेजर या सलीम अकबर खान के होटल के फोन नंबर के सिवा कुछ नहीं था। फिर भी मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। वो बेजान पड़ा हुआ था। गीता सही मानों में एक पेशावर सीक्रेट एजेंट थी और पूरी जहानत के साथ बर्क रफ्तार फैसले कर सकती थी। इसके लिए फोन उठा ले जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने बाहर से शायद तार ही अलग कर दिए थे। मेरे खिलाफ कदम उठाते हुए उसने मेरी राहें मसदूद करने का हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल कर डाला था और मैं उसके कमरे में खुले हुए हाथों पैरों के बावजूद बिल्कुल बेदस्तो पा होकर रह गया था। मान मुझे वीरा का ख्याल आया। पता नहीं वो हाइड पार्क से वहां तक पहुंच भी सकी थी या रास्ते ही में कहीं बिछड़ गई थी। मैंने लपक कर खिड़की का एक पर्दा हटाया, फिर दोनों पर्दों से तहद्दी निगाह सड़क का जायजा ले डाला, मगर वहां वीरा या किसी टैक्सी का वजूद तक नहीं था। मैं दूसरा पर्दा गिरा ही रहा था कि मुझे वीरा मोहल्ले के लबे सड़क स्टोर से निकलती हुई नजर आई। उसके हाथ में अखबार दबा हुआ था और नजरें गीता के मकान की तरफ उठी हुई थी। इस वक्त वीरा कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे देखकर मुझे तकवीयत का एहसास हुआ। वो आगे बढ़ती हुई मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैंने उसे हाइड पार्क में सफेद पाम के पीछे देखा था। इसका मतलब था कि साउथ हाल तक वो गीता के नहीं बल्कि उसके साथी के ताक्कुब में पहुंची थी और इस बात से बखूबी वाकिफ थी कि इस वक्त मुझे गीता के साथ ही उस सफेद फार्म के खतरे से भी निमटना था। बहरहाल यही काफी था कि आने वाले लम्हों में मेरे साथ कोई ऊंच नीच हो जाती तो उसकी खबर पाकिस्तान पहुंचाने के लिए वीरा बाहर मौजूद थी। इन हालात में असाबी बेचैनी का पैदा होना फितरी अमर था। मैं सिगरेट सुलगाकर मसहरी पर बैठ गया और मकान में उबरने वाली आवाजों को सुनने की कोशिश करने लगा। मकान के फर्शी कालीनों के नीचे मौजूद चौबी फर्श की वजह से मुझे नीचे से नकलो हरकत की धमक सुनाई दे रही थी। वो यकीनी तौर पर दो अफराद के कदमों की आवाजें थीं। शायद गीता ने मुझसे निजात हासिल करते ही अपने सफेद फार्म मददगार को अंदर बुला लिया था। वो आवाजें काफी देर तक घटती बढ़ती रहीं। इनका मतलब था कि वो घर ही में मौजूद थी। मैंने पंजों के बल कई मरतबा खिड़की तक जाकर बाहर का जायजा लिया, मगर वीरा दोबारा नजर नहीं आ सकी। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई थी और किस चक्कर में मसरूफ हो गई थी। काफी देर गुजरने के बाद सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आने लगी। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ अपनी जगह छोड़ी और बदरीनाथ से लिया हुआ खंजर संभाल कर दीवार से उस तरह चिपक कर खड़ा हो गया कि दरवाजा खुलने पर मेरी हरीफ फौरी तौर पर मुझे न देख सके। चाप की आवाज बता रही थी कि आने वालों की तादाद तो थी। वाजे होते होते वो आवाजें मेरे कैद खाने के दरवाजे पर आकर रुकी। हे, तुम दीवार का साथ हैंड्स अप करके सामने खड़ा हो जाओ। गड़बड़ किया तो गोली मारूंगा। मेरा नाम परफेक्ट किलर हाय और मेरा रिवॉल्वर बिल्कुल साइलेंट हाय। बाहर एक बिगड़ी हुई करख्त मर्दाना आवाज गूंजी। वह बिगड़ा हुआ लबलहजा जरूर था, मगर मखसूस अल्फाज की अदायगी इतनी मौजूद थी कि मैं उसे अंग्रेज समझने पर आमादा ना हो सका। अपनी उर्दू के एतबार से मखलूत नस्ल का कोई एंग्लो इंडियन हो सकता था, जिसकी परवरिश लंदन ही में हुई हो। उसके लहजे से उसके मिजाज की सख्ती झलक रही थी। इस बार वो साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से भी लैस हो चुके थे। मैंने फौरी मुजाहमत का इरादा तर्क करके उन्हें बातों में उलझाने और मुनासिब मौका का इंतजार करने का फैसला करते हुए अपनी जगह छोड़ दी। मैं तुम्हारी हदायत पर अमल कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। मैंने ऊंची आवाज में पैगाम का जवाब दिया और बिस्तर के बराबर में हाथ उठाकर खड़ा हो गया। दरवाजे का बुलेट सरकाकर उन्होंने एहतियात से दरवाजा खोलकर छुरी में से अंदर का जायजा लिया और मुझे मतलूबा हालत में देखकर पूरा पट खोल दिया। गुच्छेदार बड़े बड़े सुनहरी बालों वाला सफेद फार्म लड़का गीता के पीछे था। गीता अपने छोटे रिवॉल्वर समेत कमरे के वस्त में आ गई। लड़का दरवाजे ही में रुक गया। तुम इसका बॉडी सच लो और पॉकेट्स खाली करो। लड़के ने मुझे घूरते हुए गीता को हदायत की। ठहरो, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं। अगर मेरे बारे में तुम्हारे इरादे इतने खतरनाक हैं कि नौबत आछी हथियारों तक आ गई है तो मैं तुम्हारे सवालात के जवाब देने को तैयार हूँ। मेरी इस पेशकश का सबब ये था कि मास्टर रॉबर्ट होटल का कार्ड मेरी जेब से बरामद होकर भांडा फोड़ सकता था। इसकी कोशिश में शायद गीता का हाथ मेरे मोज़ों में उड़से हुए खंजर तक भी पहुंच सकता था और मैं अपने अकलौते हथियार से भी महरूम हो जाता। इससे बेहतर था कि मैं खुद ही इन्हें होटल का नाम बताकर मुतमईन कर देता। मुझे ये इत्मीनान भी था कि मेरी राहें मसदूद करने के चक्कर में गीता फोन काट चुकी थी। मैं जो कुछ भी बताता वो इन दोनों तक ही महदूद रहता। वो फौरी तौर पर वो इतलात किसी और तक नहीं पहुंचा सकते थे। गीता ने इस्तफसार तलब निगाहों से लड़के की तरफ देखा। वो अपने हाथों में दबे हुए मुहैब रिवॉल्वर की साइलेंसर चढ़ी हुई नाल को जुम्बश देकर बोला, ठीक है, तुम लंदन में किधर ठहरा है? ग्रेट वेस्ट रोड पर मास्टर रॉबर्ट होटल के कमरा नंबर 7 में। तुम इंडियन एजेंसी का आदमी है?
उसने मेरे चेहरे पर से नजरें हटाए बगैर पूछा। मैंने अपना सर असबात में हिला दी। मुझे उम्मीद है कि तुम एजेंसी का नाम नहीं पूछोगे। इस वक्त वो दोनों रिवाल्वर बदस्त आगे पीछे खड़े मेरी तरफ देख रहे थे। इंग्लैंड कब आया? उसने फेरोनियस से अगला सवाल किया। मेरा दिल चाहा कि इस सवाल के जवाब में क्या का मार कर उसको भरपूर गाली सुनाऊं, मगर मैंने खुद पर जबर कर लिया। लड़की की पुष्ट पर पहुंची हुई वीरा होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा कर रही थी, क्योंकि उसके सर पर पहुंच जाने के बावजूद वो दोनों बिल्कुल बेखबर थे। मैं एक हफ्ते पहले टम्बकटू से चला था और मैंने गहरी संजीदगी से कहना शुरू किया, मगर मेरा फिक्र एक बेआवाज फायर के खटके और लड़की की गजबनाक गुर्राहट में दबकर रह गया। वीरा ने बाहर पोजीशन लेकर पूरी कुव्वत से लड़के की पुष्ट पर लात रसीद की थी। इस जबरदस्त ज़र्ब से न सिर्फ उसके पांव उखड़ गए, बल्कि उसके हाथ में मौजूद बेआवाज रिवाल्वर का ट्रैगर भी दब गया। वो गोली पुष्ट से गीता के जिस्म में घुसी और सीना फाड़ती हुई बाहर निकल गई। वो सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिल सका। गीता मुंह के बल कालीन पर गिरकर साकत हो गई और उसके सीने से बहने वाला खून कालीन को तर करने लगा। खुद को परफेक्ट किलर करार देने वाला सफेद फार्म लड़का भी लड़खड़ाता हुआ एक बगली दीवार से टकरा कर गिर गया। गैर इरादी तौर पर होने वाले फायर के झटके से उसका बेआवाज रिवाल्वर उछलकर उसके हाथ से निकल गया था। मुझे यकीन था कि गीता के घर में इस वक्त तक रूनुमा होने वाले वाकयात के भनक किसी को नहीं मिल सकी होगी। इससे पहले कि सफेद फार्म को ओसान बहाल करके चीखने चिल्लाने का मौका मिलता, पूरा किस्सा खत्म हो जाना चाहिए था। वो लड़का खुद ही बेदाग कातिल खोने का दावा कर रहा था। इस पर रहम खाने की जरा भी गुंजाइश बाकी नहीं थी। मैंने कालीन पर गिरा हुआ बेआवाज रिवाल्वर उठाया और कालीन से उठते हुए सफेद फार्म की खोपड़ी के अकबी हिस्से पर फायर कर दिया। उस गोली ने कासा सर से गुजरने के बाद उसका चेहरा उधेड़ डाला और वो भी कोई आवाज निकाले बगैर वहीं ढेर हो गया। वीरा के अंदर आने तक सब कुछ खत्म हो चुका था। तुमने इसे क्यों मार दिया? वीरा ने सफेद फार्म को देखते हुए हैरत से पूछा। इसे न मारता तो बेदाग कातिल चंद लम्हों में हमें मरवा देता। वैसे भी इसने गीता का भी अभी खून किया है। इन चक्रों में मत पड़ो और बस यहाँ से निकल भागो। उसने औरत को क्यों मारा? शायद जिसने तुम पर फायर किया होगा, जो खता होकर औरत को लग गया। बाहर होने की वजह से वीरा को अपनी लात की होलनाक तबाहकारी का सही अंदाजा नहीं हो सका था। लात पड़ते ही इसकी उंगली ट्रैगर पर सख्त हुई और गैर इरादी तौर पर फायर हो गया। गीता दरमियान में न होती तो वो आवारा गोली मेरा ही मुकद्दर बनी होती। तुमने बहुत खतरनाक हरकत की थी। मैं इसका हाथ थाम कर तेजी से जीने उतरता चला गया। किचन का दरवाजा खोलकर पहले मैंने वीरा को बाहर निकाला। इसके चले जाने के चंद सानियों बाद मैंने सर बाहर निकालकर इधर उधर देखा। दूसरी कितार के मकानों का भी हिस्सा भी इसी तरफ वाक़ था, इसलिए वहां बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने बाहर आकर खुदकार बैरूनी कुफल का बटन दबाकर दरवाजा मुकफ्फिल कर दिया और झाड़ झंकाड़ के बाद पड़ोस के किचन गार्डन को रोंदता हुआ पतली से पुख्ता सड़क पर निकल गया। लंदन की सरजमीन पर कदम रखने के इब्तदाई 24 घंटे पूरे होने से पहले 2 इंडियन सीक्रेट एजेंट हमारी वजह से मौत के घाट उतर चुके थे। वो हमारी एक मुअज्जज़ाना कामयाबी थी। जुमला वाकयात के दोनों ऐनी शाहिदीन यके बाद दीगरे कैफरे किरदार को पहुंच गए थे। इसके बाद किसी को इल्म नहीं हो सकता था कि इन दोनों पर मरने से पहले क्या गुजरी थी। इंडियन हाई कमीशन के तजारती शोबे की आड़ में सीक्रेट इंफॉर्मेशन सेल वालों के पास सिर्फ ये मुहिम सुराग बाकी रह गया था कि इनसे कैदी का हवाला देकर किसी नामालूम मुश्तबा एजेंट ने किसी खातून की मुलाकात चाहिए थी और गीता को मामले की तफ्तीश के लिए भेज दिया गया था। इसे कवर देने के लिए सफेद फार्म लड़के को मामूर किया गया और दोनों मारे गए। इस चक्कर से मैं बाल बाल बचा था। संगीन मसले का रूप धारती हुई हौसला शिकन सूरत हाल लम्हों में यूं तब्दील हुई थी कि मकतूलीन हर राज अपने साथ लेकर रुखसत हो चुके थे। दोहरे कत्ल की वारदात के बाद हम दोनों का इस इलाके से जल्द अज जल्द दूर निकल जाना ही हमारे हक में बेहतर था। इसलिए मैंने वीरा को इंतजार करने के बजाय होटल पहुंचने की हदायत की थी। मैं खुद भी अंदाजे से ऐसे रास्तों पर चल रहा था कि जल्द अज जल्द मेन रोड तक पहुंच सकूं। कैम्ब्रिज रोड पर सवारी उतारती हुई खाली टैक्सी नजर आते ही मैं इसमें सवार हो गया और ड्राइवर को शेफर्ड्स बुश चलने की हदायत कर दी। बज़ाहिर वो वक्त का ज़ाया था, लेकिन मैं लंदन के बाद फर्जशनास टैक्सी ड्राइवरों के बारे में पढ़ चुका था। किसी बड़ी वारदात के बाद इन्होंने जाए वारदात के कुर्बोजवार से किसी मुश्तबा मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचाया था। इस रुख पर तफ्तीश के बाद कई चालाक मुजरिम लंदन पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। इनकी गिरफ्तारी का वाहिद सबब टैक्सी ड्राइवरों की फर्जशनासी थी। मुझे इलाके से निकालने वाला शहरियों के इसी कबीले का फर्द होता तो वो भी मेरे शेफर्ड्स बुश पहुंचने की कहानी सुनाता और पुलिस वहीं झक मारती रह जाती। शेफर्ड्स बुश के ट्यूब स्टेशन पर टैक्सी छोड़कर मैंने हीथ्रो का टिकट लिया। चंद मिनट बाद सेंट्रल लाइन की ट्यूब मुझे एयरपोर्ट की तरफ उड़ाए ले जा रही थी। वहां उतरने के बाद मैं टैक्सी से अपने होटल रवाना हो गया। ट्यूब से एक तवील सफर करके मैंने अपनी मुमकिन तलाश की दरमियानी कड़ियां कम कर दी थी।
इस मोहतात तरीके पर अमल करते हुए मैं होटल पहुंचा तो वीरा मेरे लिए परेशान थी। मैंने उसे वापसी में ताखीर का सबब बताया तो वह हंसने लगी। वो खुद भी एक सड़क से बस पकड़कर कहीं और से होती हुई होटल पहुंची थी। बस मिल जाने की वजह से उसका सफर मुख्तसिर साबित हुआ था। आखिरकार यहाँ भी तुम्हारा अकाउंट खुल ही गया, उसने खुश होकर धीमी आवाज में कहा। यह दोहरा कत्ल पूरे शहर को हैजान में मुब्तला कर देगा। अगर इनकी असल हैसियत बेनकाब होगी तो ज्यादा सनसनी फैलेगी। टीवी, रेडियो और अखबारात को हफ्तों का मसाला मिल जाएगा। इस बारे में आइंदा जुबान बंद रखना। भूल जाओ कि आज कुछ हुआ है। कराची वालों से भी इस बारे में कोई बात नहीं होगी। बस अखबारात और टेलीविजन पर निगाह रखो कि वो कहानी किधर ले जा रहे। सफेद फाम के हाथ पर बारूद के जर्रात दरियाफ्त होने के बाद यह वाकया बहुत उलझ जाएगा। इसके रिवाल्वर में सिर्फ 2 ही गोलियां कम मिलेंगी, वही दोनों कातिल साबित हुई। लामुहाला यही सोचा जाएगा कि लड़के ने गीता को मारा है। मुझे रोककर खुद तकरीर कर रहे हो, वाह कैसी अच्छी एहतियात है। बात जरूर होगी मगर महफूज और खुली जगह पर, बंद दीवारों का कोई भरोसा नहीं। अभी तो मैं ये जानने के लिए बेचैन हूं कि तुम्हारा ताकुब इतना आसान कैसे साबित हुआ और फिर तुम गीता के घर में कैसे दाखिल हुई। तार के जरिए कुफल शिकनी की मशक कभी कभी बहुत काम आती है। बहरहाल ये सब बातें अब कहीं और ही होंगी। अब हमें चाय मंगवा लेनी चाहिए। चाय के लिए ऑर्डर देते हुए मैंने गुजरे हुए वाकयात को सरसरी तौर पर अपने दिल में दोहराया तो मेरा दिल थक से रह गया। और पूरी वारदात इतनी बेदाग नहीं थी जितनी मैं समझ रहा था। मेरे खिलाफ 2 से ज्यादा मजबूत गवाह अभी भी जिंदा थे। इनकी गवाही मुझे फांसी के फंदे तक ले जा सकती थी। गीता के मकान के किचन में ओमेंस के डब्बे डस्टबिन में मौजूद थे। मैं देर तक गीता के साथ वहां रुका रहा और फिर वो टैक्सी ड्राइवर भी था जिसने हमें ओमेंस के रास्ते गीता के घर तक पहुंचाया था। मेरी परेशानी से बाखबर होते ही वीरा की पेशानी पर तरद्दुद आमेज लकीरें उभर आई। इस एडवेंचर का आगाज करते हुए हम दोनों ही भूल गए थे। इस वक्त हम अव्वल खान के पाकिस्तान में नहीं बल्कि शहजादी डियाना के इंग्लिस्तान में, जहाँ बेशतर काम कानून और ज़ाब्तों के तहत किए जाते हैं। किसी पर शहजादी की खास नजर हो तो चश्मपोशी भी कर ली जाती है। वीरा मुतरद्दिद लहजा में कहने लगी, तुम डियाना के आशिक हो न मैं उसकी सहेली, फिर अब हमें क्यों कोई राहत मिलेगी। तुमने पते की बात कही है। मैंने खुश होकर जवाब दिया, शाहों के देश में एक यही सबसे बड़ी खराबी होती है कि इनके मुकर्रबीन इखलाक और कानून की हर पाबंदी से मुआवरा होते, दूसरों को कानून बिला इम्तियाज एक ही कड़क लकड़ी से हाँकता है। काश तुम डैनी के बजाय ब्रिटिश आर्मी के कोई रिटायर्ड और गंजे मेजर होते तो तुम्हें भी चोरी छुपे शहजादी के रोमान अंगेज ख्वाबगाह में दाखिले का हक हासिल होता और फिर तुमको वो तिलिस्माती फिक्रे मालूम हो जाते जो पैलेस के मुजाफात में चौकीदारी करने वाले चाको चौबंद घुड़सवारों को पलक झपकते में गूंगा, बहरा और नाबीना बनाते थे। वीरा को वो फिक्रे इस कदर काटतार थे कि जरा सी देर के लिए मैं अपनी मुसीबत को भूल गया। मैंने चुभती हुई आवाज में कहा, तुम्हारे एक एक लफ्ज से हसद और रकाबत की बू आ रही है। तुम डियाना से जलती क्यों हो? वो इतनी बुरी और बदनाम तो नहीं है। मुझे उससे जलने की कोई जरूरत नहीं है कि उसने चार्ल्स की बीवी बनने तक भी 4-6 मर्दों से दोस्ती की होगी। मैं अब तक जिन मर्दों को अपना खिलौना बनाकर ठोकरों से उड़ा चुकी हूँ इनकी तादाद भी मुझे याद नहीं है, वो मेरे कदमों की खाक भी नहीं है। तो मेरी बात लिख लो कि यह औरत किसी नखट्टू आशिक के चक्कर में पड़कर पूरे शाही खानदान को बर्बाद कर देगी। ये पुरानी बात है। इन दिनों शहजादी की खलवतों और पुरखोर महफलों की कहानियां अखबारों की जीनत नहीं बन सकी थी, मगर वो वीरा जैसी एक खालिश मगरबी लड़की का वजदान बोल रहा था। इस वक्त बेएतबार महसूस होने वाले वीरा की फिक्रों ने चंद ही बरस में अपनी सच्चाई मनवा ली। डियाना शाही ठाट बाट में बंद कर रहने वाली मुकद्दस से गाय नहीं थी। वो जज्बों और अरमानों की चिता में सुलगती हुई ऐसी आग थी जो अमावस के जोहरा गुदाज अंधेरों में भी लपक लपक कर हर रात को अपनी तरफ बुलाती थी। वीरा जज्बात की रवानी में जो कुछ कह गई थी उसने मुझे बहुत मजरूह किया था। मैंने कमजोर सी आवाज में पूछा, तो क्या तुम किसी औरत की कामयाबी का हिसाब सिर्फ इसी बात से लगाती हो कि उसने अपनी आरजुओं की सेज सजाने के लिए कितने मर्दों को पामाल किया? मगरिब में यह हिसाब लगाने का एक मारूफ पैमाना है। उसने बहुत सुकून और तहम्मुल से जवाब दिया, कहीं कहीं ये गलत भी हो जाता है। औरत का वास्ता तुम जैसे जिद्दी और हट धर्म शख्स से पड़ जाए तो वह हर बार जीत कर भी खुद को अंदर से खोखला शिकस्त खोरता महसूस करती है। वो खुद को एक नाजुक खरबूजे की मानिंद समझने पर मजबूर हो जाती। समझते हो ना कि खरबूजा क्या होता है? छुरी से 100 गुना ज्यादा वजनी होने के बावजूद ये जब भी छुरी पर गिरता है अपने वजूद पर एक नया जख्म पाता है। छुरी इस पर गिरती है तो जख्म ही जख्म लगाती है। बात जरा बारीक है मगर तुमको मेरा मफहूम समझ लेना चाहिए। इस वक्त तुमने अचानक ही जली कटी बातें शुरू कर दी हैं। मैंने कहा, फिर क्या करूं? वो हुसीली नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, मेरे साथ एक बिस्तर पर बैठते हुए भी तुमको शर्म आती और तुम्हारी पारसाई पामाल होती नजर आ रही, और गीता जैसी आवारा औरत के साथ तुम मजे से वक्त गुजारते रहे।
आखिर में तुम्हारा पीछा क्यों कर रही थी? तुम्हें बचाने क्यों पहुंची? तुमसे मेरा ताल्लुक या रिश्ता क्या बनता है? तुम भाड़ में जाओ और जो जी चाहे करते रहो।